नमस्कार, आप जुड़े हैं हमारे साथ एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में। हमारे साथ अब एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा जी हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो जिस तरह की कोalition गवर्नमेंट की तैयारी यहाँ पर फिलहाल भारत कर रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट आप एग्री रिफॉर्म्स पे आता हुआ देखते हैं, और अब यहाँ से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए इस सेगमेंट के लिए? बहुत स्पष्ट है जो मैंडेट आया है कि भाई ग्रामीण इलाकों में जो रोष था वो प्रकट हुआ है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन कि वो जो ऑपोजिशन पार्टीज अगर स्ट्रेंथन हुई हैं तो वो ग्रामीण जो रोष था वो सामने नजर आया है। इसका मतलब है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और जो कि पिछले कई सालों से जो ब्रॉडर डोमिनेंट नैरेटिव है उसके अंदर वो कहीं खो गया है। और आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि भाई आज तक जो वो इतने सालों से शायद उन्होंने मिस किया है, अब वो टाइम आ गया है कि उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो अब का बजट आएगा उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर को जहां पर देने की बात पहले की गई है, लेकिन अब शायद एक समय आ गया कि उसको एक टाइम बाउंड तरीके से हम एक पूरा प्लान लेकर आए। इसका कारण ये है कि एग्रीकल्चर में हम जानते हैं कि तकरीबन 50% देश की पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और 50% यानी 70 करोड़ लोग खेती में जुड़े हुए हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और उनका जो बजट है सालाना वो हम्म हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं देवेंद्र जी, आपके पास फिर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है कि 70 करोड़ डिपेंडेंट हैं और क्लियरली एक रोड मैप लेके आना होगा विद टाइमलाइंस, यहाँ पर आप कह रहे थे। देवेंद्र शर्मा जी, तो आपकी टॉप 5 एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ पर अगर हम रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, देखते हैं आता हुआ, तो वो क्या होनी चाहिए? देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, देवेंद्र शर्मा जी को यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है, उनसे फिर से संपर्क जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे वो कह रहे थे कि एक आक्रोश है जो रूरल इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली प्रकट किया है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं और जो नई सरकार है उनको एक क्लियर रोड मैप तो लेकर आना ही होगा, लेकिन उस रोड मैप को यहाँ पर टाइम लाइन्स के साथ लेके आना होगा। वो एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहेगी। एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर ऑफकोर्स यहाँ पर शुरू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा ही है और जैसे वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन या फिर जो 70 करोड़ की आबादी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर एग्रीकल्चर से इन सम सेंस रिलेटेड है, डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और वो यहाँ पर कुछ एब्सोल्यूट ऑन ग्राउंड बेहतर तरीके से होता हुआ देखना चाहेंगे। वो यहाँ पर एक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपको ये भी दाद दिला दें कि यहाँ पर आगे जाते हुए ऑफकोर्स 2-3 स्टेट्स की अभी यहाँ पर स्टेट इलेक्शंस भी हैं, उसके ऊपर भी बाजार की यहाँ पर नज़र रहेगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जिस तरह के नंबर्स हमने आता हुआ देखे हैं और जैसे देवेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि जो रूरल इंडिया से नंबर्स हैं वो क्लियरली यहाँ पर पलटते हुए नजर आए हैं, तो वो क्यों है और वो क्या चाहेंगे आगे, किस तरह के रिफॉर्म्स यहाँ पर बनने चाहिए, उस पर एक नज़र यहाँ पर होगी। साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें कि मानसून की प्रोग्रेस यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हुई है। खरीफ की बुआई का टाइम है, तो ये काफ़ी अपॉर्चुन टाइम है उस तरीके से भी। और जो कैबिनेट मीटिंग है आज ऑफ कोर्स 11:30 बजे की है, हम देखेंगे कि उसमें क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो रूरल कंट्री है, जो फार्मर एज अ सेगमेंट है, वो यहाँ पर एमएसपी का भी इंतजार कर रहा है जो खरीफ के लिए है। उससे भी पता चलेगा कि किस तरह की एक जो प्रॉमिस है सरकार की तरफ से वो कैसी है, किस तरह की बुआई हम यहाँ पर किसान को करता हुआ देखेंगे, क्योंकि बारिशें कई नीचे वाली स्टेट्स में अब शुरू हो चुकी हैं। ऊपर की स्टेट्स में जो मेजर बोल है वो यहाँ पर तैयारी है कर रहा है, तो उनके लिए भी एमएसपी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देवेंद्र शर्मा जी, आपसे आप यहाँ पर हमें बता रहे थे कि मेजर रिफॉर्म्स अब इस सरकार की तरफ से क्या होने चाहिए? सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है जो किसान एक्सपेक्ट करते हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर आके टिकता है। इतने सालों से किसान डिमांड करते आ रहे हैं कि भी उसको एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया जाए। ये मानता हूं कि ये बजट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकार को जब अगला सेशन होगा तो इस पर ध्यान देने का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज हमने ये भी देखा है कि अभी हाल में जो यूरोप में 24 देशों में जो प्रोटेस्ट हुए थे किसानों के, उसमें एक डिमांड जो उभर कर आई है कि बहुत सारी कंट्रीज में ये मांगा जा रहा है, ये मांग
मांग रहे हैं किसान कि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कानूनी अधिकार दिया जाए। वहां पर भी ये बात हो रही है कि एक मिनिमम गारंटीड प्राइस किसानों को मिले। भारत में इससे बड़ा रिफॉर्म जो है, मुझे लगता है कि जो नंबर 1 स्टेप होना चाहिए वो यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी अधिकार दिया जाए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि भाई ये जो सीजन अभी आ रहा है, पैडी का सीजन होगा, ये हम सब जानते हैं। पिछले साल पैडी का ड्रॉप हुआ था, हम जानते हैं, प्रोडक्शन में, क्योंकि मौसम के करके। और अब भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से मौसम ऑपरेट कर रहा है या जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं उसको, अभी तक तो नॉर्मल लगता है। पर ये हम ना भूलें कि अभी एल नीनो का इम्पैक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और साथ में ला नीना जो है, जो ज्यादा अधिक रेन लेके आता है, उसकी भी जो गति है वो आने वाला दिनों में बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि देयर कैन बी हैवी फ्लड्स इन सम एरिया, जैसा कि हमने अभी नॉर्थ ईस्ट में देखा बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स। बट लेकिन उसके बगैर भी हम मान सकते हैं या देख सकते हैं कि शायद ये एक क्राइसिस हमारे सामने उत्पन्न होगा जो प्रोडक्शन के ऊपर हिट करेगा। पर अभी तक तो वी हैव ए रिकॉर्ड प्रोडक्शन इस साल वीट की, एंड आई थिंक दैट शुड बी वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। देवेंद्र शर्मा जी, साथ ही वेरियस स्टेट्स में जिस तरह से सरकार आई है, आपको लगता है कि हर स्टेट की जिस तरह की अब यहाँ पर मांग होगी, जिस तरह का कोalition यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशल स्टेटस की यहाँ पर बात की जा रही है कुछ स्टेट्स में, यहाँ पर क्या उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप एग्रीकल्चर एज अ सेगमेंट को, एज अ सब्जेक्ट को? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमें बात जो फोकस करने की है या देखने योग्य बात जो है वो ये है कि पंजाब और हरियाणा में जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसमें किसानों का जो उसका रोष है वो बिल्कुल साफ नजर आया है। हमने देखा है कि पंजाब में 13 सीटों में से 7 कांग्रेस के पास, कोई भी बीजेपी के पास इस बार सीट नहीं आई है। पिछले बार जो पिछला इलेक्शन था उसमें 2 सीट्स थी, अब 0 है। और इसी तरीके से हम देखें हरियाणा में भी जो पहले 10 सीट्स बीजेपी को थी वो आधी आधी हो गई हैं, 5 कांग्रेस को गई हैं, 5 बीजेपी को गई हैं। इसका मतलब है कि जो फार्मर्स का कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। और उससे एक सबक लेना चाहिए दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को, पंजाब को भी और हरियाणा को भी। और जब पंजाब और हरियाणा, मुझे लगता है कि इस बात पे फोकस करेंगे कि कैसे किसानों का जो गुस्सा है उसको एड्रेस किया जाए बाय वे ऑफ, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कैसे किसानों की इनकम बढ़े। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हरियाणा की एक बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, हरियाणा इज द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेट इन दिस कंट्री एग्रीकल्चर, जहां तक की मैटर करता है। और देखने में ये आया है, अभी एक HIU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है और वो ये बताती है कि हर किसान के ऊपर तकरीबन 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा खड़ा है साल के अंत में। एंड ये उन्होंने दिया 3 एकड़ से नीचे जिनके पास जमीन है उनका, अगर ये औसतन जो हम डेट देखते हैं तो इससे पता चलता है कि चाहे प्रगति हुई है बाय वे ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन जहां तक फार्मर वेलफेयर की बात है वो आज भी किसान जो है हरियाणा का वो डिस्ट्रेस में है। सो आई होप द न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि अभी 4 महीने बाद इलेक्शन भी स्टेट के आएंगे, तो उनको तो फोकस जो करना ही पड़ेगा कि किसान की इनकम किस तरीके से बढ़ाई जाए। तो ये जो 2-3 बातें हैं, और एक ये तो है नॉर्थ की, और एक महाराष्ट्र में भी इस बार बहुत बड़ा, पहले भी हम बहुत सारे लोग बता रहे थे कि भाई रूरल डिस्ट्रेस का एक इम्पैक्ट पड़ेगा वोटिंग पैटर्न पे, और वो हमारे सामने बहुत क्लियर है। तो ये 3-4 जो मुख्य स्टेट्स हैं जहां पर कि ये इम्पैक्ट देखने को मिला। मुझे लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा इन एडिशन टू द सेंटर। फेयर पॉइंट। देवेंद्र शर्मा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल्ड में और बहुत पॉइंटेडली वो चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट करने के लिए कि क्या यहाँ पर व्हाट वेंट रॉन्ग ऑफ कोर्स, और यहाँ पर आगे जाकर सरकार को क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पर क्या करना होगा, कैसे उसे एड्रेस किया जाए, उसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है।